हेलो फ्रेंड्स, हम लोग SCERT हिस्ट्री का 10th क्लास का हिस्ट्री देख रहे थे और ये तीन चैप्टर्स में हो चुका है। चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ये भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में हम लोग क्या क्या देख चुके थे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, और सामाजिक कारण नहीं देखे थे, आर्थिक कारण देख चुके थे, हाँ राजनीतिक कारण देख चुके थे और आर्थिक कारण देख चुके थे। आज हम लोग सामाजिक कारण देखेंगे। सामाजिक कारण ये इसका पार्ट 3 है, पार्ट 2 तक अपलोड किया जा चुका है, आप जाके देख लीजिए। सामाजिक कारण क्या है? राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति को महत्वपूर्ण प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों से भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीय रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ियों में, क्लबों में, सड़कों पर और होटल में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। तो इसमें सामाजिक कारण यही था कि जो अंग्रेज थे वह अपने आप को कहते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और भारतीयों को बहुत ही खराब दृष्टि से देखते थे। उनको समझते थे कि ये लोग बहुत ही मतलब कि उन लोगों को इतना अपने बराबर का नहीं समझते थे। उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में भी आप जानते हैं गांधी जी को इनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो इन पर बहुत सारा कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था कि आप रेलगाड़ी में नहीं जा सकते हैं जो भारतीय रेल है, क्लब में नहीं जा सकते हैं जो कि अंग्रेज़ों ने इन लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया हुआ था। सड़क पर, होटल में, मतलब कि हर जगह पर एक अलग सा व्यवहार किया जाता था, मिलजुल के रहने वाला व्यवहार नहीं था इन लोगों का। तो इससे लोगों में, जो भारतीय जनता थी उनमें अंग्रेज़ों के प्रति एक घृणा का भाव आ गया। सरकारी सेवाओं में अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया। तो सरकारी जितना भी ऊंचा पद था उस पे अंग्रेज बैठेंगे और जो छोटा मोटा पद था उस पे भारतीयों को रखा जाता था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग के एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अब इंडियन सिविल सर्विसेज जो होता है वह उसी के हाथ में भारत का शासन होता है। भारत का शासन भार मतलब ज़्यादातर चीज़ें वह किसके हाथ में होता है? इंडियन सिविल सर्विसेज के हाथ में। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे और इंग्लैंड वाले भी भाग ले सकते थे, पर शुरुआत में यहाँ पर एग्ज़ाम होता ही नहीं था। अब यहाँ एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत लोग जा नहीं पाए, बहुत लोगों को बहुत तरह का दिक्कत। अब आप ही का एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दे देगा तो कहाँ आप जाइएगा? बहुत तरह का कठिनाई, बहुत सारा लोग मतलब उसमें पहुँच ही नहीं पाया उस एग्ज़ाम को देने के लिए। भारतीयों के लिए मतलब इतना कठिन कर दिया जाता था। जो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सबसे पहले वही मतलब कि ये एग्ज़ाम पास किए थे। तो इनके मतलब कि इनको नियुक्ति देने में इतना बाधा उत्पन्न किया गया। फिर इस सरकार इसको पद से हटाने का बहुत सारा कोशिश करती रहती थी। तो इस तरह का चीज़ चलता रहता था। इससे भारतीयों में बहुत असंतोष पैदा होने लगा। अब देखते हैं धार्मिक कारण क्या था। विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धार्मिक सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने
सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एक समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़कर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों में मांग करता रहा, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। अब इसमें बहुत सारा धार्मिक कारण भी रहा था। धार्मिक कारण क्या था? सब लोग मतलब कि बहुत सारे जो महान लोग थे, महापुरुष थे, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं राजा राममोहन राय का नाम आप सुने होंगे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस तरह के जो लोग थे उन्होंने धार्मिक सुधार करना शुरू किया। और इन धार्मिक सुधारों में क्या हुआ कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भारतीयों को अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृति हुई और इन सुधारकों ने एकता और समानता का स्वतंत्रता का पाठ पढ़कर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। यानी कि इन लोगों ने जो ये सारे लोग थे जिनका भी हम लोग ऊपर नाम पढ़ रहे थे, इन सब ने सुधारकों में एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनता के जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन धार्मिक सुधार में क्या हुआ कि सब लोग अपने धर्म के बारे में बातचीत करने लगे और सबको बताने की कोशिश की कि धर्म कुछ अलग नहीं है। सब भले ही अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है सब कुछ, लेकिन सब एक ही चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर 1885 में अगर आपको पता होगा कि डफरिन उस समय वायसराय था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। एओ ह्यूम ने इसका गठन किया था और यह राष्ट्रवाद के उदय का ही एक परिणाम था कि सब लोग एक जगह संगठित होना शुरू किए। लेकिन इनका शुरुआत में क्या लक्ष्य था? केवल सुधार करने का लक्ष्य था कि हम लोग सुधार की मांग करेंगे कि भारत में कुछ सुधार लाओ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग उग्र होते गए। जो इतना दमनकारी नीति रहा अंग्रेजी सरकार का, उससे कांग्रेस के जो सदस्य थे वो बहुत उग्र हो गए, जिसमें आप उग्र नेता में जानते हैं लाल बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया और अंग्रेज सरकार जो ने भारतीयों को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया, यानी भारत को भी शामिल कर दिया उसमें। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम को भारत से अंतर संबंध। भारत का इसके साथ कैसा संबंध रहा प्रथम विश्व युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह चुपचाप बस इतना था कि सब लोग उपनिवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। साम्राज्यवाद मतलब कि सब लोग अपना उपनिवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कंपटीशन में यह मतलब कि युद्ध हो गया। 1914 के प्रारंभ में होने यह युद्ध दो गुटों में
एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्र और 1917 के बाद इसका सहयोगी अमेरिका और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली केंद्रीय शक्तियाँ के बीच चार वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। तो इसमें कौन कौन सा पक्ष था आप देख लीजिए। पहले तो मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्तियाँ थी, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ठीक है, ये तीनों था। बाद में 1917 के बाद अमेरिका भी आ गया था। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो ये 2 पार्टी थी और दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई हो रहा था, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कारण। हाँ, इस युद्ध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। अब इतने सारे देश लड़ रहे होंगे तो साथ साथ सभी पूरे विश्व को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। इसके राजनीतिक आर्थिक स्थिति खराब हुई। दूसरा कारण देखते हैं, कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसके स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना एवं और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेश में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यह क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिल सके। अब देखिए दूसरा कारण के साथ भारत का अंतर संबंध। प्रथम विश्व युद्ध की औद्योगिक, अब इसमें कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध और क्यों होने का एक कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी और औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल के लिए उन देशों को जिसको कि उपनिवेश बनाया गया है, ठीक है, एशिया और अफ्रीका में जिन भी देशों को उपनिवेश बनाया गया उसको सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। यानी उसको कोई और ना जीत ले, उसको कोई और ना अपने संरक्षण में ले ले, उसको कोई और उपनिवेश ना बना ले, इसको सुरक्षित रखने के प्रयास में किया गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम विश्व महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। भारत बहुत महत्वपूर्ण था, भारत से उसको सबसे ज़्यादा आमदनी हो रहा था, तो उसको सुरक्षित रखना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी भारत की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया कि कोई इसको आके कि किसी और का इस पर राज न करने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको खूब बचाने की कोशिश की। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना, यानी कि एक कि कोई भी सरकार यहाँ पर बैठाने से नहीं होगा, एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करो। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाए ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिले। आयात शुल्क यानी यूरोप के बाकी देशों से जितना भी कपड़ा आएगा उस पर आयात शुल्क लगाया गया और यहाँ पर जो कपड़ा का मिल जो है, कपड़ा उद्योग जो है फल फूल सके और इसका फ़ायदा किसको हो? अंग्रेज़ों को। अब आते हैं ग नंबर, प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। भारत में क्या चल रहा था जब प्रथम महायुद्ध यानी वर्ल्ड वार 1 हो रहा था। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसमें भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर भरोसा था। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ
तो महात्मा गांधी हो या तिलक हो, इन सब ने इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का खूब साथ दिया, क्योंकि उनको लग रहा था जब अंग्रेजी सरकार यह युद्ध जीत लेगी या यह विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो सरकार भारत को स्वराज दे देगी। तो क्योंकि उसको आश्वासन दिया गया था, स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था, यानी जो आश्वासन दिया गया था कि हम आपको स्वराज दे देंगे, उस पर उन लोगों को भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगा, भारतीयों का भ्रम टूटने लगा। उनको समझ में आ गया कि यह सब नहीं होने वाला। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जाहिर सी बात है कि रक्षा क्रम जो होगा, रक्षा व्यय जो होगा वह ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो कहाँ से लिया जाएगा? भारतीयों से ही लिया जाएगा। कर बढ़ा दिया गया, उस चक्कर में कर बढ़ाया गया, कर का बोझ बढ़ाया गया, जिससे महंगाई का दर काफ़ी बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। तो 15 से 17 के बीच जब जैसे ही युद्ध आगे बढ़ने लगा, लोगों को, यहाँ के लोगों को समझ में आने लगा कि सरकार जो है कुछ करने वाली नहीं है, स्वराज देने वाली नहीं है, लेकिन इसलिए वो लोग स्वराज प्राप्ति के लिए ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिए। और अगर आप लोग भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि 16 में एनी बेसेंट ने, 1916 में पहले तिलक ने और फिर एनी बेसेंट ने, तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में आयरलैंड से प्रेरित होकर भारतीय होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पर भी भारत में भी भारतीय होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर भारतीयों में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। मतलब कि यह जो क्रांति का भावना जो उत्पन्न हुआ, यह केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी यह सब होना शुरू हो गया। मतलब भारत में तो बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब में, मतलब पूरा जो उत्तर भारत था लगभग सब में ऐसा हो ही गया था। लेकिन अमेरिका, कनाडा में भी जो भारत के लोग बसे हुए थे, भारतीय लोग जो बसे हुए थे, उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया। जैसे कि लाला हरदयाल का नाम सबसे पहले आता है 1913 में, 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और सशस्त्र क्रांति यानी शस्त्र लेके क्रांति, अब शांति से बोलने से काम नहीं होगा, शस्त्र पकड़ो और क्रांति करो। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम नरम दल, एक हो गए। ठीक है, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। यानी कि 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल जो थे वो अलग हो गए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट, जो इसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट में 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें नरम दल और गरम दल जो थे दोनों मिल गए। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गई, और दोनों ने यह तय किया कि हम लोग सब मिल के राजनीतिक आंदोलन चलाने का समझौता किया। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रहों कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। तो युद्ध काल में क्या हुआ, 1915 में गांधी जी आए थे, और 1917 में चंपारण आंदोलन, उसके बाद 18 में खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ। तो इससे धीरे धीरे, मतलब कि युद्ध काल में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी आ गए थे, और इससे धीरे धीरे शुरू हो गया, मतलब आंदोलन अब धीरे धीरे शुरू होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा?
महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे मजदूरों, काश्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो शुरू में क्या हुआ, आर्थिक जो स्थिति थी वह पहले बिगड़ी, पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर गतिविधियां मंद होने लगी। तो पहले क्या हुआ, कीमत बढ़ने लगा, ठीक है, चीज़ों का जो था वह सामान का दाम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जितना भी उद्योग का लोग था, मतलब जो लोग भी देखिए अब युद्ध हो रहा है तो उसमें सामान का ज़रूरत पड़ेगा, और सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा लोगों को युद्ध काल के समय में। तो लेने के लिए उद्योग वालों ने, यानी जो बेच रहा है वो अपनी कीमतें बढ़ा दिया, और कीमत कुछ दिन तो बढ़ा रहा, ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद कितना लोगों के पास कितना पैसा है, सब चीज़ का कीमत बढ़ने लगा। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियाँ जो थी वह, मतलब लोग, अब इतना महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, लोग खरीदना बंद कर दिए। तो अब खरीदना बंद कर दिए तो बनाना भी बंद हो गया, कोई खरीदेगा नहीं तो बनाएगा क्यों। आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। अब जितने भी लोग शिक्षित थे वो लोग भी बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इस तरह के लोग जो मजदूर, दस्तकार, किसान थे, यानी अब मजदूर जो है वह क्या करे, जब उद्योग में कोई काम ही नहीं हो रहा है, कंपनी में कोई काम ही नहीं होगा, तो लोग मजदूर तो हटा ही देंगे कि भाई अब उत्पादन ही नहीं करना है तो मजदूर को हटा देगा। दस्तकारों, किसानों, इन सबको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फलते फूलते थे। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण उनका उद्योग फले फूले थे। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थिति बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय लोग जो थे यह विकट स्थिति से उभरने के लिए वह सोच रहे थे कि जो भारतीय उद्योगपतियों के हित में क्या है कि सरकार जो आयात हो रही है विदेशों से वस्तु, उस पर एक भारी शुल्क लगा दे, भारी शुल्क लगा के इसको रोक दे, ताकि यहाँ का जो उद्योग है वह बढ़ सके, वह फल फूल सके। लेकिन यह किया नहीं गया, ठीक है। इससे उन लोगों को लगा, उद्योगपतियों को, कि यह जो स्थिति है इसको ठीक आंदोलन के द्वारा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा आंदोलन करके दबाव बना के इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि यह जो भारत को आयात, इसमें यहाँ इतना ज़्यादा विदेशी आयात है कि भारत का जो उद्योग है वह फल फूल नहीं पा रहा है, इसको बंद करवाना पड़ेगा भारत का आयात। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। अब मतलब कि इस युद्ध के बाद भारत हो, पूरा एशिया हो, अफ्रीका हो, जहाँ पर भी उपनिवेश बनाया गया था, जिसको भी, सब में राष्ट्रीय भावना प्रबल होने लगी, ठीक है। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो आप जानते हैं कि क्या बोला गया था, मतलब आश्वासन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया था कि युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का नया युग, मतलब उन्होंने वचन दिया था कि वो नया युग शुरू होगा, जनतंत्र होगा वहाँ पर, मतलब कि इस तरीके से बहुत कुछ लंबा वचन दिया गया था। लेकिन युद्ध के बाद वह उपनिवेश को ख़त्म नहीं किया,
बजाय उसमें और कठोर नियंत्रण स्थापित करने लगा। भारत में इसका उदाहरण रॉलेट एक्ट का 1919 को पारित होना है, क्योंकि जब तक युद्ध चल रहा था 14 से लेके 18 तक, युद्ध के समय में तो सब एकदम मतलब शांत था भाई कि या तो अभी समझिए कि आपातकाल लगा हुआ है, कोई आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब तो आपातकाल हटाना पड़ा, और आपातकाल जब हटाना पड़ा तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो शांति था यहाँ पर फिर से मतलब कि लोग भड़कने लगेंगे। एक तो उनको स्वराज प्राप्ति नहीं हुआ है तो इसलिए लोग भड़कने लगेंगे, फिर से आंदोलन होने लगेगा और इसको दबाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा, बहुत तरह का परेशानी होगा। इसलिए उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट के तहत क्या था कि कोई भी अगर इस तरह का हरकत करने का कोशिश करेगा, मतलब आंदोलन करने का, संगठन बनाने का, चुपचाप उनको उठा के शक के बनाम पे अदालत में डाल दिया जाएगा। बिना कोई अदालत के, बिना कोई मुकदमा, कुछ नहीं, चुपचाप जेल में डाल दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। तो इसमें रॉलेट एक्ट 1919 का पारित होना, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसी कानून के विरोध के क्रम में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसमें लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। तो आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट लगाया गया था, उसी के फिर विरोध में लोग सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के, वो आप कहानी जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत, तो उनके वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ। आप देखिए पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सब चीज़ हुआ। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना और भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इस महायुद्ध के बाद स्वराज तो दिया नहीं गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास किया, ठीक है, जो कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मतलब योजना के नाम से जाना जाता है। तो यह आप लोग जानते होंगे, एक मार्लेमेंटो सुधार था और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया, निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुन कर आएंगे। यानी प्रांत में जो होगा, जो सरकार होगी, वह उसके जितने भी सदस्य होंगे, जितने नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य चुन कर आएंगे। तो यह प्रांतों में यह नियम लाया गया, यही सुधार था। केंद्र में दोनों सदनों, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी निचला सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी उच्च सदन, यानी कि एक तरह से राज्यसभा लोकसभा ले लीजिए, के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और स्वराज या राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। तो यह थोड़ा बहुत जो चीज़ें दिया, मतलब कि उन लोगों को एक तरह से समझे तो लॉलीपॉप जो दिया गया कि ठीक है भाई, हम स्वराज तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन प्रांत में जो जितने भी प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया, यानी कि वहाँ पर लोगों को और ज़्यादा, मतलब प्रांत में जो विधायी परिषद होता है, यानी कि अगर हम कहें तो विधानसभा जो होता है, उसका आकार बढ़ा दिया, यानी वहाँ पर मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, उसमें निश्चित किया गया कि अधिकांश सदस्य जो होगा वह चुन कर आएगा, मतलब अपने मनमर्जी सरकार किसी को भी नहीं बैठाएगी, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन कर आएंगे। उसके बाद जो केंद्र में जो असेंबली था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये सब काम किया गया। लेकिन भारत के लोग जो थे वह इन सब फालतू चीज़ों से, छोटा मोटा मामूली सब चीज़ कर देने से खुश नहीं होने वाले थे। उनको स्वराज चाहिए था, उनको स्वतंत्रता चाहिए था, और वह राजनीतिक संघर्ष करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे। प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया।
अब आप लोग जानते होंगे कि जो टर्की का खलीफा है, यानी कि वहाँ पर जो बहुत समय से चलते आ रहा है कि खलीफा रहेगा, उनको हटाने का बात हो रहा था। उनको हटाने के लिए मतलब कि उनको अंग्रेज़ चाहते थे कि उनको हटा दें। प्रथम महायुद्ध के बाद उनको टर्की का खलीफा का पद जो था उनको समाप्त करने का बात हो रहा था। तो उसी में जितने भी दुनिया के मुस्लिम लोग थे, भारत के भी जो मुस्लिम थे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, 1919 में हुआ था। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था की हार हो चुकी थी। तो टर्की का जो था वह हार हो चुका था। तो वहाँ पर जो खलीफा था, यानी आध्यात्मिक नेता खलीफा जो, उसको ख़त्म करने का, मतलब उसका पद ख़त्म करने का सोचा जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा। ऐसी अफवाहें फैली कि ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमान में नाराज़गी बढ़ी। हाँ, तो जिस तरह से जर्मनी के साथ किया गया था पेरिस के संधि के तहत, ठीक है, कि पेरिस का शांति समझौता बोला जाता है, उसमें उसी के कारण, मतलब वो शांति समझौता के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसी तरह टर्की में भी इस तरह का अफवाह फैला कि टर्की का जो मतलब ऑटोमन टर्की का जो सम्राट है उस पर सख्त शांति संधि, यानी उसी तरह का जैसे पेरिस के शांति संधि में जर्मनी के साथ किया गया था, उसी तरह टर्की के साथ भी करने का सोचा जा रहा था। इससे भारत के जो मुसलमान थे उनमें नाराज़गी बढ़ने लगी, क्योंकि वो खलीफा को आध्यात्मिक नेता के रूप में जानते थे, यानी उनका गुरु था एक तरह से देखें तो। उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता, यानी लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, ने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीति जमीन पहले ही तैयार कर दिया था। यानी कि लखनऊ पैक्ट में हम लोग देख चुके थे कि नरम दल और गरम दल तो मिल ही गए थे, साथ के साथ मुसलमान और हिंदू, यानी लीग और कांग्रेस के बीच तय हो गया था कि हम लोग अब सब मिल के राजनीतिक मतलब कि लड़ाई करेंगे। तो यह तो तय हो ही चुका था। इसी स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, इन सब को देखते हुए इनके जवाब में महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी, यानी कि ब्रिटिशर जो थे उन लोगों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेश में बर्बर एवं असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। तो आप लोग जानते होंगे कि साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया, यानी कि जितने भी मतलब अंग्रेज जो थे या यूरोप के जितने भी लोग थे, यूरोप के गोरों का यहाँ बात है, यूरोप के जितने भी लोग हैं उनसे बात हो रहा है। तो यूरोप के जितने भी लोग थे वह जिसको भी उपनिवेश बनाते थे उसको यही कहते थे कि भाई हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग अच्छे हैं, तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, तुम लोग बेवकूफ़ हो या तुम लोग हमसे कमतर हो, तुम लोगों को हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बेहतर बनाएंगे। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जो मतलब कि जो असभ्य और बर्बर तरीक़ा से व्यवहार किया है, उससे उन लोगों की प्रतिष्ठा घटी है कि भाई आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ थे, फिर इतना असभ्य व्यवहार क्यों किए हैं। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों की जनता दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर, चाहे दोनों ही पक्ष हो, जर्मनी वाला टीम हो यानी मित्र राष्ट्र हो या केंद्रीय शक्तियाँ हो, दोनों ही पक्ष में विश्वास किया और गोरों के मतलब गोरों को लेकर जो उनके मन में एक श्रेष्ठता का भाव था कि वो लोग श्रेष्ठ हैं, हमसे ऊँचे हैं, वो डर भी उनके मन से हट गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण का कार्य किया। तो उसके बाद गांधीवादी चरण शुरू होता है जब 1915 के बाद
जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। रचनात्मक कार्य यानी कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो उन लोगों के लिए कुछ उद्धार का काम करना, इसको राजनीतिक नहीं, मतलब इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य कहते हैं। तो जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वे लौटे थे, तो इन्हीं रचनात्मक कार्यों को के लिए सोच के कि हम कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, अहमदाबाद में साबरमती नदी के निकट एक साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। चंपारण एवं खेड़ा में कृषि आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। तो इस तरीके से उसने राष्ट्रीय पहचान बनाई। खेड़ा चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इन सब चीज़ों से उनका प्रभाव बना। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। तो जब विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1915 के बाद जब वो आए, तो यही सब काम करना शुरू किया। कांग्रेस के साथ जुड़ाव, होम रूल लीग वालों के साथ अपने आप को जोड़ना, उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ, सबके साथ वो अपने आप को घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। तो यह सब ब्रिटिश का जो इतना उत्पीड़नकारी यानी इतना कष्ट देने वाला जो नीति था, रॉलेट एक्ट था, इनके विरोध में आप देखे होंगे कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ 36 मिनट का आज वीडियो हो चुका है और यह सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। अगला पार्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, यह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।